और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं और सीधे ये तस्वीरें वहीं की हैं, असम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापक कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री का। मोरान एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा है और जब विमान ने लैंड किया तब की ये तस्वीरें आप देखिए। मोरान एयर स्ट्रिप पर आज लैंडिंग, ये लैंडिंग अपने आप में खास है, लेकिन उससे पहले ये हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए लैंडिंग के समय की तस्वीरें हैं और बड़ी सौगात आज असम को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है, लेकिन उसके पहले ये जो लैंडिंग हुई है, रनवे जो कि 4.2 किलोमीटर का है, उस पर ये विमान लैंड करता आपको दिखाई दे रहा है। C-130J विमान जो मोरान एयर स्ट्रिप पर उतरा है प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का यह विमान एयर स्ट्रिप पर उतरता हुआ। इस एयर स्ट्रिप की अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक इसका महत्व है और कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्रिप पर आज जो लैंडिंग हुई है इसके बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे मायने, खासकर चीन के लिए। देखिए चीन की सीमा से महज 240 किलोमीटर दूर ये एयर स्ट्रिप जहां पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया है, मोरन हाईवे के पास है ये। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से चाइना की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है और ऐसे में ये जो एयर स्ट्रिप है ये रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये लैंडिंग अपने अपने खास है। इस प्लेन की C-130J विमान जो कि उतरा है और इस रनवे पर उतरते समय जो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, ये कैद हुई हैं लैंडिंग की। जबरदस्त तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं मोरान एयर स्ट्रिप की। तो यहां से अगर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एयर स्ट्रिप अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि चीन की सीमा तक कुछ ही मिनटों में यहां से हमारे लड़ाकू विमान पहुंच सकते हैं, उनकी रीच है और ऐसे में किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहरहाल आज का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें हमें नजर आ रही है। संजय सोई सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि ये एयर स्ट्रिप कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं लौट रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में। हम लौट रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए भारत का जो पराक्रम है, वायु पराक्रम, वो भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीमा के बहुत करीब, चीन की सीमा के बहुत करीब यहां प्रधानमंत्री ने आज लैंडिंग की और लैंडिंग के साथ ही बहुत सारे मैसेजेस यहां से गए। मोरन एयर स्ट्रिप की तस्वीरें जहां पर C-130J ने लैंडिंग की है, प्रधानमंत्री इसी विमान में सवार थे, वायुसेना का ये विमान। संजय सोई सर, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। एक तो ये जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, जरा इसके बारे में बताइए। भारतीय वायुसेना का ये बहुत ही शानदार विमान। बिल्कुल, देखिए दो तीन चीजें यहां पे निकल के आती हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा एक लीडर इज लीडिंग बाय एग्जांपल, कि वहां पर अगर हाईवे के ऊपर एयरफोर्स का एक लैंडिंग्स हो रही हैं, एक कंसेप्ट है हाईवे का, वहां पर प्रधानमंत्री जी खुद लैंड कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टिंग, बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए, भारत के लिए, भारत की सेनाओं के लिए। क्योंकि जब एक लीडर इस तरह से करता है, ये बात लीडरशिप वाली हो गई। दूसरी बात, इस तरह के जो एयर स्ट्रिप्स हैं ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एयरफोर्स को, कि जब हमारी एक नॉर्मल एयरफोर्स स्टेशन है या एयर स्ट्रिप्स है, वो अगर किसी वजह से काम ना कर रहे हो तो यहाँ पर लैंड करके इसको तैयार किया जाता है। मैं ये रवि कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके लिए ये अचानक नहीं बन जाता हाईवे, बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। उस जगह का जो सेक्शन है 3.5 से 4.5 किलोमीटर का सेक्शन सीधा बनाया होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई खंभा नहीं होता, वहाँ पर एक कंक्रीट उन पे एयर जो रनवे के हिसाब से डाला जाता है और साथ साथ में आसपास तकरीबन 100 मीटर तक का इलाका, 90-100 मीटर तक का इलाका किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन से दूर होता है। यानी कि जो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करते हुए इनको पहले से ही बनाया जाता है और जो डिवाइडर वगैरह है उनको हटा दिया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है और आसपास में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत है, फायर फाइटिंग, बिल्कुल ये सारी खासियतें। लेकिन वाजपेयी सर, चीन की सीमा के करीब है ये एयर स्ट्रिप, अगर इसको एयर स्ट्रिप मान ले आज के तारीख में, तो इसकी अपनी
कितनी बड़ी भूमिका है? इसके पहले हमने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जितने भी हाईवेज बने उन प्रोजेक्ट्स को देखा, यूपी में देखा, हमारे फाइटर जेट्स ने लैंड किया, वहां पर टच डाउन किया, वो सारी चीजें आई हैं। लेकिन अब चाइना की तरफ अगर हम देखें तो उससे ये नजदीक एक कह सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। वाजपेयी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। चीन की नींद उड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप या हमारे हाईवे पे हमारे मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट कंटीजेंसी में हम इनको वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये हमारी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और ये बात पूरी तरह सही, जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, ये एक हरकुलिस एयरक्राफ्ट है जो एक स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट है। ये क्या करते हैं, जब ये हमारे हाईवे बनते हैं तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक का एरिया एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में डेवलप करते हैं। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होता है और भारतीय वायुसेना का भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट किसी भी जगह, जबकि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट सीजे हरकुलिस 130 पेव्ड और अनपेव्ड रनवे पे लैंड कर सकता है। वैसे एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए जो सरफेस होती है उसमें एक स्पेसिफिक लोड कैरिंग नंबर या परफॉर्मेंस कैरिंग नंबर, पीएसएन नंबर, ये देखा जाता है। तो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट जैसे 35 या 36 का है, तो जो हाईवे बनाया गया है उसकी कैपेबिलिटी 60 तक की दी गई है। दूसरा, ये हमको इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए करीब 3500 से 3600 तक की फीट के रनवे या स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक की हमको हाईवे में जगह दी गई है। इसमें साथ ही साथ जब भी ये कभी इमरजेंसी लैंडिंग को एक्टिवेट करना होता है तो बीच में इन्होंने एक इमरजेंसी या स्टैंड बाई एटीसी के लिए भी एक बिल्डिंग बनाते हैं और वहाँ पे हम ऑगमेंट करते हैं, क्रैश टेंडर की पोजीशनिंग भी वहाँ पे करते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, एक हमारी कैपेबिलिटी में बूस्ट है। दूसरी बात कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग, बिल्कुल सर, यानी कि भविष्य की स्थितियों को देखते हुए ये निर्माण किया गया है। और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चूंकि जैसा सोई सर ने कहा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद प्रधानमंत्री यहां पर लैंड करते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और युद्ध की सिचुएशन में ये अपने आप में कितना उपयोगी होगा। हमारे साथ समीर चौगावकर सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही गौतम लाहिरी सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौतम लाहिरी सर, अब मैं समझना चाहूंगा कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली, हमने ये भी देखा कि चीन के लिहाज से ये कितना स्ट्रैटेजिक है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर की हम बात करें, भारत में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे ये प्रोजेक्ट्स कैसे अलग है या फिर ये जो इनिशिएटिव है कैसे अलग है? हमने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ या फिर उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पर भी हमने देखा कि इस तरह के हाईवेज को एक एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट किया गया, लेकिन इसकी लोकेशन पोजिशनिंग की वजह से ये कैसे अलग है या कितना महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी बात है कि भारत का सुरक्षा लिए बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज तक जो होता है कि कोई जो वायुसेना का जो अड्डा होता है वहां पे जो रनवे होता है वहां से सारे फाइटर प्लेन उड़ते हैं, चलते हैं, हमारा दुश्मन के ऊपर हम नजर रखते हैं। लेकिन एक हाईवे जो घर के पास है, डिब्रूगढ़ नॉर्थ, जो जिसको नॉर्थ असम से, जो चीन का बहुत ही नजदीक है, ये भविष्य के लिए भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। निश्चित तौर पे भारत का जो सुरक्षा है इसके बारे में जो ख्याल रखा गया है, भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री इसको अगवा कर रहा है। हाल ही असम में अभी चुनाव होने वाले, लेकिन इसको चुनाव के साथ जोड़ के देखना नहीं चाहिए, भारत का सुरक्षा के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि चीन हमारे लिए सारे जीवन भर एक खतरा है, जो ये एक डेटरेंट के रूप में काम करेगा। चीन अभी भारत का तरफ नजर नहीं देख पाएंगे अगर इस एरिया से बाकी सारे उत्तर भारत को जैसे सुरक्षा का एक घेरे की तुरंत जल्दी कोई जरूरत पड़े तो यहाँ से कोई बड़े बड़े जो हमारा जो फाइटर प्लेन है सुखोई, जिसका आज एक प्रैक्टिस भी हो रहा है, राफेल, सुखोई, डोनियर, या की जो बड़े जो
ग्लोबस्टर टाइप ऑफ जो अमेरिकन जो प्लेन है, जो कार्गो प्लेन है, सभी वही यहाँ पे उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ भी सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्रांतिकारी कदम मैं मानता हूँ भारत की सुरक्षा लिए। निश्चित तौर पे इसके सारे, सिर्फ चीन ही नहीं, हमारा नजदीक में जितना पड़ोसी है सबके लिए ये एक काम करेगा। सब लोग इसके ये देखते हुए भारत के ऊपर अभी उसी नजर से देखना उन लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि उनको पता है, उनका भी सुरक्षा दल ये देख रहा है कि कैसे भारत तैयारी करके रखा है, जो भविष्य के लिए एक बिल्कुल, काम ये देगा। एक मैसेज तो जरूर है, एक मजबूत स्ट्रांग मैसेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहां से इस एयर स्ट्रिप से अगर देखा जाए LAC वो 7 से 10 मिनट की रीच में रहेगा भारतीय फाइटर प्लेन्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। समीर चौगांवकर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर सर, एक चीज जो खास है कि कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार इस तरीके के हाईवेज पर बने एयर स्ट्रिप पर लैंड करता है और फिर वहां पर एक तरीके से इसका उद्घाटन भी करता है। ये अपने आप में जेस्चर वाइज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, उसके बाद अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का देखेंगे तो हमेशा इस तरीका का प्रदर्शन करते रहे, भरोसा बताते रहे कि भाई अगर कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, तो वो खुद उस चीज़ का उद्घाटन करते हैं, वो खुद वहाँ जाते हैं। आज अगर वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर अगर आज प्रधानमंत्री गए तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की और पूरी दुनिया को बताया कि भाई जो भारत ने बनाया उस पर कितना भरोसा है कि मैं खुद इस पर यहाँ पर लैंड कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का जाना मुझे लगता है निश्चित रूप से ये एक सबका मनोबल ऊंचा करेगा। और नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में अगर ये बना रहे हैं तो बहुत एक सिग्निफिकेंस इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे आसाम जैसे एक राज्य में अगर इसको बनाया जाना, सीमावर्ती क्षेत्र चीन के लिए कि जो वहाँ से सिर्फ 250-300 किलोमीटर की दूरी पे चीन बैठा हुआ है, उसको एक संदेश देने की कोशिश की है। दुनिया के तमाम देशों को संदेश है कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना किस तरीके से नई नई चीज़ों पर डेवलप करते जाए। कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए शानदार तस्वीरें आ रही हैं। Aircraft getting airborne in less than 500 meter and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meter and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान।
In a short while, the Vic formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty, mighty Su-30 MKI. The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility, combined with lethal weapon systems, provide reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the Vic formation, are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoravir.
कॉल साइन अभिमन्यु 2, जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं, ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। Shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF. अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely, as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform.
Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों। तो ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह से भारतीय वायु सेना की शक्ति यहां पर दिखाई दी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए, एक हाईवे जिसे एयर स्ट्रिप की तरह प्रयोग किया गया और भारत ने अपनी सोच और अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहां पर किया। पहले प्रधानमंत्री का विमान यहां लैंड करता है और उसके बाद एक भारतीय वायुसेना के जखीरे में जो शक्तिशाली फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सुखोई हो, सबने अपनी ताकत दिखाई। जबरदस्त तस्वीरें एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेशन में यहां लैंड करते, टच डाउन करते हुए ये एयरक्राफ्ट नजर आए हैं। ये तस्वीरें चीन को जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो इसकी रणनीतिक अहमियत है वो चीन को देखते हुए, LAC को देखते हुए काफी बड़ी है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आज की थी जब प्रधानमंत्री का ये हरक्यूलिस विमान यहां लैंड करता है और उसके बाद प्रधानमंत्री एक तरीके से सबसे पहले इस तरह के किसी भी एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सोच किस तरह की है। प्रगति मेरे साथ हैं। प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक भविष्य की सोच को दिखाता है। बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये तस्वीरें वाकई में सेना के पराक्रम को दिखाने वाली तस्वीरें हैं। एयरफोर्स के जवानों ने किस तरीके से दम दिखाया, लेकिन समझने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से चीन के नज़दीक म्यांमार के बॉर्डर के पास ये मिशन असम, इसको अंजाम दिया गया, एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। अगर इसकी महत्ता समझने की कोशिश करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिकली? देखिए, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण आयाम निकल के आते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लीड करना, लैंडिंग करके, जो एक देश के लिए मैसेज है, दुनिया के लिए मैसेज है। शायद दुनिया में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है, जिसका उद्घाटन होना है, वहाँ पर लैंड करके उद्घाटन किया, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, मोरल बूस्टिंग है एयरफोर्स के लिए, देश के लिए। और वो 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर और भरोसा दिखा रहे हैं कि आज मुझे भरोसा अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर, आज मुझे भरोसा है एयरफोर्स पर। और आज ये मैसेज है चाइना के लिए, आज ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए, आज ये मैसेज है भारत के दुश्मनों के लिए।
ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो अगर हमारा एयरपोर्ट किसी वजह से डैमेज होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेट है जो कि हम यहाँ पर लैंड करके या यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। हमारी रीच बढ़ा देता है, यहाँ पर लैंड करके हम और चाइना के पास आ जाते हैं और डीप अंदर जाके स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हर तरह के जहाज़ों ने, चाहे वो फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हो या मल्टी रोल हो, हर तरह के जहाज़ों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि ये स्ट्रिप आज काबिल है, इसलिए इस काबिल है कि वो हर तरह के जहाज बिल्कुल सर, ये पॉइंट अपने आप में जो आपने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम लहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर हमारे साथ हैं। लेकिन वाजपेयी सर, ये सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, NHAI के लिहाज से ये काम कितना चैलेंजिंग है कि आप एक हाईवे पर ऐसी एयर स्ट्रिप बनाते हैं जहां हरक्यूलिस से लेकर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर आपके LAC से लेकर रफाल सभी टचडाउन कर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाना कितना चैलेंजिंग है? ये एक बहुत ही सुखद समन्वय NHAI, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड अबव ऑल भारतीय वायुसेना का दिखाई देता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपने शुरू के हाईलाइट में बताया था कि इस पर्टिकुलर उद्घाटन के बाद ये अवश्यंभावी है कि चीन की नींद उड़ेगी। देखने में ये केवल एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जिसको सीधी भाषा में ये समझा जा सकता है कि किसी इवेंचुअलिटीज़ में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को इस स्ट्रिप पे उतारा जा सकता है। बट थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये लगभग 4.2 किलोमीटर लंबा एक हमने रनवे बना दिया है ईस्टर्न सेक्टर में, जहां से अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि हमारा कोई पर्टिकुलर रनवे या हमारा कोई एयरबेस का रनवे डैमेज हो जाता है वार के टाइम में, तो इस फैसिलिटी को यूज़ करके हमारे ये सारे एयरक्राफ्ट ईस्टर्न सेक्टर में आज की डेट में जो एयरक्राफ्ट हैं सबने अभी पिछले 30 मिनट के अंदर, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-30 हो, चाहे वो ALH हो, चाहे वो AN-32 हो, इन्हें वहाँ पे लैंड करके टेक ऑफ दिखाया है। और चूंकि इनमें से किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए 5,000 फीट से ज़्यादा लंबे रनवे नहीं चाहिए, यहाँ तो हमने 4.2 किलोमीटर लंबा रनवे बना दिया। अगर ज़रूरत पड़ती है, हमारा कोई रनवे डैमेज होता है, तो हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्पोजिशन किए जा सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ किया जा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमारे मेजर जनरल साहब भी कह रहे थे, हमारी सशस्त्र सेनाओं में ये कहा जाता है कि ऑफिसर लीड फ्रॉम फ्रंट, और मोदी जी ने एक आगे बढ़ करके एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के इनॉग्रेशन पे लैंडिंग की है। ये हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए और हमारे समस्त देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। साथ ही मैं एक और छोटा सा करेक्शन कर दूं कि ये पहली बार मोदी जी ने इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड नहीं किया है। पिछले वर्ष ही उन्होंने इसी एयरक्राफ्ट पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी उद्घाटन पे लैंडिंग की थी। और एक और बात मैं कहूँगा, आज जो रनवे 4 या हाईवे पे बनाया है 4.2 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई 100 फीट है, ये दुनिया के समस्त देशों को एक मैसेज देता है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई वार लाइक सिचुएशन होती है, अगर मुझे इमरजेंसी एम्यूनिशन चाहिए ईस्टर्न सेक्टर में, तो चाहे रशिया का एयरक्राफ्ट हो, चाहे US का एयरक्राफ्ट हो, चाहे इजराइल का एयरक्राफ्ट हो, वो इस रनवे पे लैंड कर सकता है और जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टेशन करके ईस्टर्न सेक्टर के सारे फ्रंटियर पे वो सामान, वो लड़ाई के सारे सामान आसानी से भेजे जा सकते हैं। बड़ा संकेत यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर लैंड करते हैं, IAF का मनोबल भी इससे बढ़ता है। गौतम लहरी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है ये मिशन जिसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। असम की हम बात करते हैं तो आपातकालीन सिचुएशन हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, उस दौरान भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर सही बात कहा आपने, क्योंकि जी अगर सुनाई दे रहा है तो हाँ, आपने सही बात कहा, क्योंकि भारत का उत्तर पूर्व ये एक नाजुक जो हमारा इसका बॉर्डर एरिया है, इसके लिए बहुत अहम एक भूमिका निभाएंगे भविष्य में
भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर पूर्व भारत का जनता के लिए भी ये हित में एक काम में आएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ आते हैं, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आते हैं, इसमें तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये एयर स्ट्रिप बहुत ही बड़ा काम आएगा। इसके लिए जनता को एक भरोसा होगा कि सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, जनता का विपद में, उसका आपदा में ये सहायता करेंगे ये एयर स्ट्रिप। क्योंकि यहाँ पे सारे जरूरी विमान जो दिखाए गए आज वो उतरेंगे, उसके लोगों को कैसे राहत पहुंचाएंगे और कैसे इमरजेंसी आईसीयू भी एक बनाया गया हेलीकॉप्टर में, वो भी दिखाया गया। इसके लिए लगता है कि भारत के उत्तर पूर्व जनता के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है भारत सरकार के तरफ से। और इसके लिए इसका प्रभाव दुश्मन के लिए जो है वो तो है ही, वो तो सबने हमारा एक्सपर्ट जो है बता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि एक ही साथ भारत सरकार जनता का हित के लिए जो कदम, जो सुरक्षा के साथ साथ जनता का हित होगा, ये भी एक मैसेज दिया है। तीसरी बात एक बोल के मैं पहली बार ये बताऊंगा, एक मैसेज सारे दुनिया के लिए भी है, क्योंकि ये भारत का रक्षा यूरोप और रशिया का विमान से हमारे जो ताकत बड़ा है, जो सारे जंग में काम में आया। कुछ दिन बाद फ्रांस का राष्ट्रपति भारत आ रहा है, शायद उसके साथ हमारा रक्षा के लिए कुछ बातचीत होंगी, सबको पता है। इसलिए ये मैसेज है। यूरोप के देशों के साथ जिस तरह से भारत के व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, ऐसे में उस विजिट से भी हमें ये उम्मीद है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बहरहाल भारतीय वायुसेना की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और उसी का एक प्रदर्शन कहें, उसकी एक तस्वीर, एक झलक हमने आज देखी है। और देखिए, असम में हाईवे पर रनवे जो बना है और उससे जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बता दें कि चीन से लगती सीमा के पास ये मौजूद है और युद्ध काल में फौरन तैनाती इससे संभव हो जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क मजबूत होगा। डिब्रूगढ़ के मोरन में रनवे तैयार किया गया और रनवे की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। एयर शो में 16 विमानों का शक्ति प्रदर्शन हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें राफेल सुखोई लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की और इसके अलावा C-17 और C-130 जिसे प्राइम मिनिस्टर भी आए, मालवाहक, ये भी यहां पर लैंड कर सकते हैं। ये इतना केपेबल बनाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसे समय में तैयार किया गया है जब दुनिया में युद्ध को लेकर मॉडर्न थॉट प्रोसेस और मॉडर्न स्ट्रैटेजी चल रही है। भारत उसी कड़ी में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि असम का ये रनवे इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन से इस मोरन रनवे की दूरी कितनी है? लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे थे, लेकिन मोरन रनवे से LAC की दूरी करीब 240 किलोमीटर दूर है। ये दूरी कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 मिनट में यहां से LAC पहुंचा जा सकता है राफेल से। इसी तरह 10 मिनट में सुखोई भी इस रनवे से LAC पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, 2 मिनट में LAC पर रनवे से राफेल के जरिए मेटियोर मिसाइल तक पहुंच सकती है। यह भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। समीर सर, हमने ये तो देखा कि भाई चीन के लिए क्या मैसेज है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसको असम में किया गया, तो समीर सर, असम, पश्चिम बंगाल, अगर इसके लिहाज से देखें तो ये पूरा का पूरा जो आज का कार्यक्रम है, अभी तो कार्यक्रम आगे भी होने हैं, लेकिन ये जो खास कार्यक्रम है इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि सीमाई इलाकों में कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम भी है, तो क्या ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि ये चुनाव को देखकर किया जा रहा है? देखिए रवि, भारत में तो हर साल चुनाव होते रहते हैं, ऐसा कोई समय निर्धारित चुनाव नहीं होते, तो किसी भी काम को, सरकार का कोई काम कर रहे हैं उसको सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से तय होता है। और नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो पूर्व मोदी सरकार के पहले की जो सरकारें थी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत महत्व नहीं दिया। 8 राज्य बहुत पिछड़े हुए रहे, कभी उनके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए न ज़्यादा पैसा दिया, ना वहाँ रोड कनेक्टिविटी थी, ना रेल कनेक्टिविटी थी, ना वहाँ एयरफोर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी कि भाई अगर इमरजेंसी में अगर कोई युद्ध होता है चीन से या किसी के साथ, तो क्या वहाँ पर हमारी इतनी फैसिलिटी है कि हम वहाँ बड़े हमारे प्लेन वहाँ लैंड कर सके, वहाँ कोई बड़े चीज़ों का हम वहाँ पर उतार सके। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जिस तरीके से पूरे भारत के विकास की तरफ फोकस किया है और रक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आमूलचूल परिवर्तन जो हुआ है डिफेंस के अंदर, तमाम बड़ी डिफेंस की डील हुई जिसमें 1 रुपए का करप्शन का आरोप नहीं लगा। अभी देखिए, अभी 4 दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने एक राफेल की बड़ी डील को अनुमति मिली है, जो अभी फ्रांस से राष्ट्रपति आएंगे
2 दिन बाद तो उस पर मुहर लगेगी। तो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से पहले निर्भर था और अब आत्मनिर्भर होते जा रहा है, मुझे लगता है उसकी दिशा में बड़ा कदम ये केंद्र सरकार का है। और सिर्फ इसको चुनाव की दृष्टि से कि आसाम में चुनाव हो रहा है इसलिए, भाई चुनाव तो अभी आज होंगे, लेकिन ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनी है तो सालों के लिए काम में आएगी ना, उसके बाद भी लगातार काम आते रहने वाली है। तो किसी भी काम को मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, वो 2047 में विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ अपने जो सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई 2047 के लिए विकसित भारत के लिए जो भी संभव होगा वो हमें दिन रात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया कि ये किसी एक सरकार के लिए नहीं है या किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, ये भारत की लंबी रक्षा नीति का हिस्सा है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन भारतीय सेना के लिए ये सारे प्रयास बहुत उपयोगी साबित होंगे आने वाले भविष्य में भी। और अब आपको बताते हैं कि कैसे पूर्वोत्तर से हर नापाक चाल का उत्तर देने की ये तैयारी है। देखिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट देखें, साल 2024-25 में ये 16,690 करोड़ रुपए रहा, जो साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 17,900 करोड़ हो गया। और इसी तरह गांव से LAC तक सड़क बिछाने की जो तैयारी है वो पूर्वोत्तर में चल रही कुछ परियोजनाओं से समझी जा सकती है, जैसे कि असम मेघालय में सेतु परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में वर्तक अरुणांक उदयाक परियोजना और सिक्किम में स्वास्थ्य परियोजना। इसके अलावा मिजोरम की बात करें, पुष्पक परियोजना यहां पर है, नागालैंड में, मणिपुर में सेवक परियोजना काम कर रही है। बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास 125 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। इनमें से 28 सड़कें, 93 पुल हैं। अनुमानित लागत इसका 5,000 करोड़ रुपए है। रणनीतिक महत्व भी जान लीजिए इसका, सड़क, पुल, सुरंग से सेना की तैनाती में तेजी और रसद पहुंचाने के काम में भी इससे होगी आसानी। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर देखा जाए तो इन सबके केंद्र में जो नॉर्थ ईस्ट है उसका विकास है, उसको गति देना है, उसकी कनेक्टिविटी है और उसकी सीमाई सुरक्षा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से पूरी तरह से जोड़ दिया गया। हमने कई सड़क योजनाओं की भी बात की, हमने डिफेंस के प्रोजेक्ट्स की भी बात की, और बात सिर्फ आसाम की नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर, डेवलप और ये जो मिशन 47 है उससे पूरी तरह से जोड़ के रखना है। बिल्कुल रवि, ऐसा है कि देखिए भारत की सरकार ने इस चीज़ को महसूस किया कि नॉर्थ ईस्ट और ख़ास तौर से जो सीमाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे थे, जिसके लिए काफ़ी बूस्ट दिया गया। 24-25 में BRO ने 16,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया। अभी भी इस साल और बूस्ट दिया गया, 7,500 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया इस साल सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, और जिसमें से तकरीबन 5,300 के लगभग करोड़ नॉर्थ जो LAC के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ वहाँ पे, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, उनके सीमा तक सड़कें आ रही हैं, हाईवे आ रहे हैं, और हम लोग को पहुँच रहे हैं। एक सैनिक, मैं जब सीमाओं पे सर्व किया, हम लोग पीठ पे ले जाते थे, खच्चर पे, म्यूल्स के ऊपर ले जाते थे, इस तरह, या हेलीकॉप्टर के द्वारा राशन और एमिशन पहुँचता था। ट्रुप्स का एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट में बहुत टाइम लग जाता था। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लड़ाई के समय में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें 2 दिन लग जाते थे, चाइना 4 घंटे में पहुंच जाता था। ये सब चीज़ों को देखते हुए, युद्ध की तैयारी को देखते हुए और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो काम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रवि, बिल्कुल। वाजपेयी सर, ये भी जरा समझ लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस विजन को इन तस्वीरों से कैसे समझा जा सकता है, किस तरीके से उस सपने को साकार किया जा रहा है। हमने तस्वीरें देखी राफेल की, सुखोई की, और जिस तरीके से सरकार का विजन है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना, तो उस पर कैसे काम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये मोरान के इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप में 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। ये जो 4.2 किलोमीटर का हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई है, इसके साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी या उपयोगिता की ज़रूरत होगी तो जो सामान्य ट्रैफिक होगा हाईवे पे उसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये हाईवे ब्लॉक किया जाएगा और बगल से 2 सर्विस रोड्स दी गई हैं आने जाने के लिए, जिससे सामान्य जनता को कोई असुविधा ना हो।
दूसरा पॉइंट, ये 4.2 किलोमीटर में दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है या फेंस लगाई गई है, जिससे कोई आवारा पशु या पेट या कोई भी जानवर इस जगह पे जब हमारे एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन हो वहां ना पहुंचे। तीसरा पहलू में पिछले 5-6 दिनों में या पिछले साल 1.5 साल में एक नया टर्म के बारे में काफी बात की गई है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक। इस एयर स्ट्रिप से उसको भी जवाब दिया जा रहा है। इस एयर स्ट्रिप के साथ बहुत सी लोगों को बहुत सी संभावनाएं और बहुत सी बातें, अनकही बातें कही जा रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो म्यांमार हो, और चाहे यूएसए के एयरक्राफ्ट के प्लानिंग फॉर एक्सेस टू चाइना और ताइवान। क्योंकि हो सकता है कभी ऐसी जरूरतें पड़े और उन एयरक्राफ्ट को हम अपने एयरबेस में लैंड करने की बजाय इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कराएं और वहां पे उनकी रिफ्यूलिंग होकर के वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकें। तो इस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप से बहुत से मैसेज दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जहां तक आपने आत्मनिर्भरता की बात कही है, हाँ, हमारा देश सशक्त कदम उठा रहा है आत्मनिर्भरता की तरफ। जितने भी जहाज आज दिखाए गए हैं, इसमें हर एयरक्राफ्ट में मैं पूरी तरह मानता हूं कि राफेल पे अभी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, ALH HAL ने प्रोड्यूस किया है, ये एक उत्कृष्ट नमूना है आत्मनिर्भरता का। Su-30 एयरक्राफ्ट हम लाइसेंस में HAL में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं। जब हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तभी धीरे धीरे, बिल्कुल, यानी कि जो आत्मनिर्भरता की सोच है उस दिशा में अब कदम तेजी से बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। लारी सर, अब बात यह है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, एक लंबे समय तक ये इस पूरे पैच की एक तो कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से, और दूसरा कि लेवल ऑफ माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो जितनी विकास की परियोजनाएं हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी हैं, इसका बेनिफिट कितना आप देख रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, वहाँ के लोगों को डायरेक्ट जो लाभ है, एक तो प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होता, उसके कई डायनेमिक्स होते हैं। आप इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात है, जब से पहले जो था हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया भारत सरकार की तरफ से, इसका मूल उद्देश्य था दो, कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता अच्छा बनाए, साथ साथ उत्तर पूर्व भारत का ग्रोथ में एक ग्रोथ इंजन बनाया जाए। इसके लिए जो बेहतर उसमें काम हुआ है उत्तर पूर्वी भारत में, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों का हित में, कनेक्टिविटी में कुछ मुश्किलें कुछ हुआ है। अब कुछ ही दिनों में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अभी सारे कनेक्टिविटी बंद है, इसके लिए थोड़ा प्रतिबद्ध है। लेकिन एक जो अभी कहा, ये बहुत ही अच्छे कदम है कि एयर स्ट्रिप चिकन नेक को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि अभी पड़ोसी देश में आपको जो भी है, हम तो चाहते हैं दोस्ती बनाए रखने। अभी प्रधानमंत्री खुद पहल किया, नया जो लीडर बनने जा रहे हैं उसको बधाई भी दिया है, फोन से बातचीत किया। फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2001 से 2006 जो BNP की सरकार था, उस समय हमारा उत्तर पूर्व भारत में जो दहशतगर्दी बढ़ा था, उल्फा मिलिटेंट को जैसे बढ़ा दिया गया था, इसके बारे में ये एयर स्ट्रिप बहुत ही अच्छा एक डेटरेंट के रूप में काम करेंगे। अब पहले जो हुआ था वह इस बार नहीं हो पाएगा, फिर भी इस बार वहां पे जैसे जिक्र किया गया जमायत इस्लामी का नाम, जमायत इस्लामी इस बार उसको ताकत चुनाव में बढ़ा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। खास तौर पे भारत का जो सीमा जो बॉर्डर एरिया है, उसी जगह पे सबसे ज्यादा देखा कि हम उसने जीता है इस बार चुनाव। ये भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। इसलिए ये एयर स्ट्रिप अभी भारत का रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएंगे, साथ साथ उत्तर पूर्व भारत का जो जनता है उसको भी रक्षा करेंगे सर, और उस लिहाज में कदम उठाए भी जा रहे हैं। रोक रही हूँ आपको, समीर सर का भी रुख कर लेते हैं समय को देखते हुए। समीर सर, जिस तरीके से भले ही 4.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप निर्माण किया गया हो, लेकिन ये जो संकेत इसके जरिए दिया गया है वो 240 किलोमीटर दूर LAC के पार चीन तक पहुंचा होगा। लेकिन क्या ये जो निर्माण कार्य हुआ है इससे चीन में खलबली मचेगी? क्या एक संकेत वहां तक पहुंचेगा कि भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि चीन को तो पहला संकेत तभी मिल गया था जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, और चीन के हथियारों के बाद भी भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो चीन अब भारत की ताकत को जानता है। और चीन ये भी जानता है कि अब ये भारत 2004 से लेकर 2014 का भारत नहीं है, ये 2014 से लेकर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। अब घर में घुस कर मारने की जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर भारत पर कोई आग दिखाएगा तो घर में घुसकर मारेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान के समय ये प्रूव कर दिया कि भाई आप चीन कितने भी आपके करीबी हो, आपको चीन भी नहीं बचा सकता। मुझे लगता है दुनिया को भारत ने संदेश दिया है, और निश्चित रूप से चीन को भी, कि गलवान में जिस तरीके से जब झड़प हुई थी, जब भारतीय सेना ने उनको चीनी सैनिकों को ठिकाने लगाया था, तो चीन को यह संदेश साफ चला गया है कि भाई अब भारत झुकने वाला नहीं है, न रुकने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की इसमें सेना ने जो जिस तरीके से अपने आप को बहुत मजबूत किया है, यह चीन के लिए नहीं, यह बांग्लादेश को भी संदेश है, मोहम्मद यूनुस को, यह पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को भी संदेश है, यह शी जिनपिंग को भी संदेश है, और यह ट्रंप को भी संदेश है कि अगर आप हमारे हिसाब से चाहोगे तो हम आपके हिसाब से डील नहीं करेंगे, भले ही डील लंबे समय तक हो, और जब ट्रेड डील होगी तो भारत के हितों को ध्यान में रखती होगी। तो उसको भी संदेश है, दुनिया के तमाम देशों को संदेश है कि भारत अब 2047 में विकसित होगा, और जो दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया है वो तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। भारत को रोकना अब संभव नहीं है। बिल्कुल सर, यानी कि जो भी ये सोच है उसके मूल में भारत प्रथम की ही सोच नजर आ रही है, चाहे वो भारत की सुरक्षा की बात हो, चाहे भारत के दूसरे हितों की बात हो। संजय सोई सर, अब आखिरी हिस्से में हम आ रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है असम में, ये जो हमने आज देखा तस्वीरें, क्या ये पहला कदम है, ये ओपनिंग द डोर है, और ये सिलसिला अब नॉर्थ ईस्ट में असम, बंगाल और दूसरे जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के, उनमें ये नया एक एवेन्यू, नया दरवाज़ा खोल रहा है? नहीं, बिल्कुल समीर, रवि, ऐसा है कि एयर स्ट्रिप इमरजेंसी लैंडिंग तो पहले कई बन चुकी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी इलाकों में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहला है। डेफिनेटली जो बाकी सीमाएं हैं उस तरफ भी एक बनाना जरूरी रहेगा, चाहे वो बर्मा की सीमा हो या फिर म्यांमार की तरफ हो या चाइना की तरफ और दूसरी सीमाओं की तरफ भी, चाहे वो सिक्किम की साइड में हो। बहुत अहम रहता है, एयरफोर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमको ऑपरेशन करने का एक सरप्राइज फैक्टर भी आ जाता है कि वहाँ से हम करें, और एक तरह से एक ऑप्शन रहता है कि अगर हमारा एयर स्ट्रिप किसी वजह से डैमेज हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सके। साथ साथ एक वहाँ पर अगर रिफ्यूलिंग डेफिनेटली डेवलप होता है तो वहाँ से करके फिर हमारी रीच भी आगे बढ़ सकती है। काफ़ी ऑप्शंस हैं, और जहाँ पर कि दुनिया और जो हमारे दुश्मन देश हैं डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आज ये भारत की सोच जो है, एक बड़ा संकेत आज भारत की तरफ से दिया गया है। माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, समय को देखते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।